इंटरेस्टिंग चीज़ है और मैं आप दोनों से व्यू चाहूँगा। सुशील जी, पहले आपसे शुरुआत करता हूँ। क्या ग्लोबल समीकरण बदलेंगे यहाँ से? चाइना प्लस वन की हम बात कर रहे हैं, क्या ये जो चाइना और यूएस की अब एक वर्चस्व की लड़ाई है, इसका भारत फायदा उठा सकता है? क्या चाइना इवेंचुअली लॉस में रहेगा और क्या भारत इवेंचुअली फायदे में रहेगा? ये कई सारे बड़े रोचक प्रश्न आपने एक साथ पूछे। शॉर्ट टर्म में अगर चाइना के ऊपर इस तरह की प्यूनिटिव नहीं, प्रोहिबिटिव अगर टैरिफ्स लगाई गई कि जाओ चाइना से बिजनेस ही नहीं करना, तो चाइना के पास जो आज वर्चस्व है कि भैया सारा संसार कंपेल्ड है, चाहे अच्छी क्वालिटी हो चाहे बुरी क्वालिटी हो, है जिस तरह के भाव में चाइना काम करता है, तो सारा संसार बाध्य हो जाता है। वो राष्ट्रवाद को भूल जाते हैं, सारे संसार में राष्ट्रवाद को भूल जाते हैं, हर चीज को लोग भूल जाते हैं। भाई अपने स्वार्थ में बस कैसे भी जाके संसार का हर बिजनेस चाइना से डील कर लेता है। तो उस वर्चस्व को तोड़ने की लड़ाई का ये पहला पहला ये प्रखर प्रहार है कि चाइना के साथ प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए हैं, प्रोहिबिटिव टैरिफ्स लगाए गए हैं और बाकी संसार को वापस नॉर्मल कर दिया कि चाइना को ऑस्ट्रासाइज कर दिया, अकेला कर दिया चाइना को एक तरफ। तो ये बड़ी मुहिम की छेड़ है। 4 साल पहले भी ये यूएस चाइना टैरिफ वॉर्स होते होते पता नहीं कहां से वो फिर कोविड की परिस्थिति आ गई और कोविड में भी चाइना का कैसा रोल था देखिए। चाइना की पॉपुलेशन अचानक इंडिया से कम है कोविड के बाद। तो बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं। लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के नाम पे इन्हें डिसमिस कर सकते हैं, इसलिए मैं उनके डेप्थ में नहीं जाऊंगा। पर एक बेसिक कॉमन सेंस मैं आज सबको याद दिलाना चाहता हूं। रशिया ने 20 साल तक 1980 में जो 79-80 में जो कमोडिटीज का क्रैश आया, उसके बाद 20 साल तक प्राइसेस उस क्रैश्ड लो पे नीचे बने रहे और जो खड़े नहीं हो पाए दोबारा। तो ऐसा क्यों हुआ था? उसको जाके आप गूगल कीजिए और इतिहास के पन्नों को स्टडी कीजिए। 20 साल तक रशिया जो वर्ल्ड की हर कमोडिटी में नंबर 2 प्लेयर है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे माल बेच बेच के डिलीवरी करता रहा और पूरे संसार ने इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट देखा। वर्ल्ड की हर थकी हुई कॉस्ट इनएफिशिएंट वेस्टर्न इकोनॉमीज भी ब्लॉसम करती चली गई। ये सारी कमोडिटीज आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे डंप करता गया रशिया। तो ऑपरेटिंग अकाउंट के ऊपर में रशिया ने घाटा उठाया लगातार और दादागिरी करने के लिए उसने रशियन रूबल को यूएस डॉलर के साथ पेग कर दिया। सेम टू सेम हरकतें चाइना कर रहा है, अलबेट रॉ कमोडिटीज में नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स में, इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएट्स में। जो चाइना की सारी चीजें, ज्यादातर जो चाइना की सारी चीजें लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, वो ब्रांड्स नहीं है। अभी एक जाके इतने साल बाद जाके बीवाईडी ने चाइनीज ब्रांड बनने की कोशिश की, चाइना ने लिनोवो को अक्वायर करने की कोशिश की, वो भी कोई ब्रांड टेक ऑफ नहीं कर पाया। तो चाइना कमोडिटाइज प्रोडक्शन करके एक्सेसिव जो डंपिंग कर रहा है और पूरे संसार की समस्या चाइना है। तो चाइना घाटा उठा रहा है कहीं ना कहीं। इस तरह के भाव में सारे संसार को माल बेचना संभव नहीं है और सेम हरकत इसने की हुई है। अपना एक फाइनेंशियल वर्चस्व बनाने के लिए चाइना ने अपनी करेंसी को डॉलर के साथ पेग किया हुआ है। तो आप कैपिटल अकाउंट के ऊपर में जो बिल्कुल समृद्ध नजर आते हो, प्रॉस्परस नजर आते हो और प्रॉफिलिगेसी कर रहे हो, अनैतिक अनैतिक व्यापार आप कर रहे हो ऑपरेटिंग अकाउंट पे, तो रशिया जब कोलैप्स हो गया क्योंकि अंदर से आपकी कमाई नहीं है, 20 साल तक आप घाटे में चलोगे, खोखली हो गई करेंसी, एक दिन गिर गया हो यार। तो अंतो होगा एक न एक दिन ये भी एक कम्युनिस्ट एम्पायर है। कम्युनिज्म इज इक्वल टू करप्शन, ये मेरी पर्सनल बिलीफ है। रशिया उसका सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण है। चाइना की भी वैसी कहानी एक न एक दिन निकलेगी, पर वो एक न एक दिन आते आते 5 7 8 साल लग गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो एक्सट्रीम फार एंड है और नियर एंड में आज ये जो 90 दिन का टाइम है, किसको पता बढ़ के 60 दिन हो जाए, 90 दिन के बाद और 90 दिन हो जाए। तो इस कैलेमिटी के अंदर अपॉर्चुनिटी जरूर है उन कंपनीज के लिए जो चाइनीज एक्सपोर्ट्स को रिप्लेस करने की कोशिश कर सकते हैं अमेरिका के साथ या बाकी विश्व के साथ। तो चाइना आइसोलेट हो गया है, ऑस्ट्रासाइज हो गया है। ये अब ग्लोबल टैरिफ वॉर नहीं है, पूरे संसार को चाइना के विरुद्ध लेने का ये ट्रंप का एक बहुत ही बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक रहा कल का। और ये जो टैरिफ वॉर नजर आ रहा था, टैरिफ वॉर नहीं है। जो ट्रंप के पूर्व कार्यकाल में उन्होंने यूएस चाइना टैरिफ वॉर जो था, उसका जो पार्ट 2 है, मच मोर वेल थॉट आउट, मच मोर ऑर्गेनाइज्ड और पूरे संसार को साथ लेके चल रहे हैं। तो शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन में सिर्फ नेशनलिज्म की भावनाओं से नहीं, एक सामान्य ज्ञान जो व्यापारी के पास होना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस क्या है उसकी कॉमन सेंस की थिंकिंग से, मैं ये मानता हूं ये मैटर ऑफ टाइम है। ये 5 साल में हो जाएगा, 7 साल में हो जाएगा, 8 साल में हो जाएगा, चाइना का दिवाला पिट जाएगा। चाइना अंदर से दिवालिया है और उसका दिवाला पिटना बाकी है। वो 5 7 8 साल जो भी लगे, चाइना स्टोरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
चलिए अब सुशील थोड़ा सा चार्ट्स पे फिर लौटते हैं। आई मीन जैसे कि आपने शुरुआती अपने स्टेटमेंट में कहा कि कल का गैप अप चेज आप नहीं करेंगे और सैद्धांतिक वो बिल्कुल सही भी है, बट फिर भी नीलेश जी, ये इनफैक्ट सुशील जी, कल तक का जो आपका एनालिसिस था इस इवेंट से पहले यूएस में जो हुआ, चार्ट्स लोअर लेवल्स पे कहाँ स्टेबल थे, प्राइस कहाँ पे स्टेबल थे जहां पर थोड़े बहुत गैप अप्स 1-2% के आप कंसिडर करेंगे? जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ एफएमसीजी जिसकी चर्चा इस कार्यक्रम में काफी बार हुई, स्टेबल चार्ट्स कहां पर हैं जिनको वाकई चेज कर सकते हैं अगले आप 10-12 दिन में, 15 दिन में? सारी चीजों के अंदर में देखिए, वैसे क्या है कि 2 मिनट के अंदर में मैं 50 चार्ट तो आपसे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो ब्रॉडली स्पीकिंग ही बात करनी पड़ेगी कि जब इतना बड़ा गैप अप खुलेगा उसके बाद कोई स्टॉक में घंटा भर वेट करेंगे, किसी में 5 घंटा वेट करेंगे, किसी में 2 दिन वेट करेंगे। पुल बैक पे लेना है, छापम छापी करके लेने वाला बाजार नहीं है ये। चलिए एक काम करते हैं अब सुशील जी, तो कल अगर आप मुझे दे सकें 5 बाय आइडियाज और 5 सेल आइडियाज कल के गैप अप के बाद, तो वो क्या होंगे? अनफेयर क्वेश्चन है अनुज। चलिए आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर लीजिए। हाँ, तो देखिए, जब गैप अप के ऊपर हमें वेट करके पुल बैक में अगर नीचे लेना है तो मैं पहले से हाँ। स्टॉप आइडियाज आपको नहीं दूंगा। पर अब अगर कोई गैप डाउन माने गैप अप होने के बाद जो भी पुल बैक मिले, या आप 2 से 3-4% तक की सेंसिटिविटी को बर्दाश्त कर सको, उतने फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त कर सको, और उस माइंड से अगर आपको लेना है, तो मैं ये कहूंगा, हाँ, वीरू के एक प्रश्न के अंदर में मेरे को वहां संशोधन करने की जरूरत है। मैं बोला कि किसी भी चीज को गैप डाउन है। देखिए, जिस तरह का बड़ा रिवर्सल आपको कल आईटी स्टॉक्स में दिखेगा, और वो अपने परफेक्ट बॉटम पे थे, वो अपने परफेक्ट बॉटम पे थे कल के ट्रेड में। और कल वो जिस तरह का बड़ा गैप डाउन गैप अप उनमें दिखेगा, वो बिल्कुल अपने बॉटम से निकल करके भागेंगे। तो उनमें हो सकता है कि सबसे कम पुल बैक हमें मिले, और वहां हमें थोड़ी चेजिंग करनी पड़ सकती है। तो आईटी के स्टॉक्स में चूंकि आपके यहाँ बड़ी रिटेल ऑडियंस और बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं लोग, जो कल के लो थे वहां तक की बर्दाश्त रखिए। मैं एग्जैक्ट स्टॉप लॉसेस एक साथ 20 स्टॉक्स के आपको भी नहीं बता पाऊंगा, बताऊंगा भी नहीं। तो वो आईटी के स्टॉक्स मेरे को लगता है बहुत बड़ी चाल अब यहाँ से शुरू हो रही है, और बिल्कुल फ्रेश मूव स्टार्ट हो रहा है। तो वहां पे खतरा सबसे कम है। मैं बैंक्स के स्टॉक्स के अंदर में जरा सा भी ऊपर की तरफ जहां रिबाउंड बनेगा, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक 20 रुपया 25 रुपया बढ़ते के साथ मैं उसको बेचना शुरू कर दूंगा। या हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक 20-25 रुपया बढ़े। आईसीआईसीआई कोटक हमारी शॉर्टिंग लिस्ट में है, और आईटी के स्टॉक्स हमारी बाइंग लिस्ट पे है। अब आईटी में से कोई भी 4-5 स्टॉक्स चुन लीजिए। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि आपको जो ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स हैं, एमएनसी जैसे बॉस्क, उसको हमें हर भाव से लेना है। वहां कोई स्टॉप लॉस नहीं है, कोई पुलबैक नहीं है, रोज उसमें एसआईपी करो। तो अलग अलग स्टॉक्स का अलग अलग कैरेक्टर है। तो ब्रॉडली अनुज, कल से आईटी में बेफाम तेजी शुरू, और सामने हेज करने के लिए हम एक एक करके प्राइवेट बैंक्स में अपनी, जैसे जैसे कोई भी ऊपर का थ्रोबैक आएगा, ऊपर के भाव जैसे कोई भी बैंकों में आएंगे, हम वापस उनमें शॉर्ट्स को रिज्यूम कर देंगे। ओके।